नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे महाद्वीपों के विस्तार के आगे का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने अब तक पढ़ा कि महाद्वीपों का किस तरीके से विस्तार होता है, किस तरीके से जलखंड और स्थलखंड का निर्माण होता है और स्थलखंड के बाद किस तरीके से महाद्वीपों का विस्तार प्रारंभ होता है अलग अलग। तो हमने कुल मिलाकर के पेंजिया, पैथालासा, गोंडवाना लैंड और अंगाड़ा लैंड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अंगारा लैंड के अधीन जितने भी महाद्वीप आते हैं उनको पढ़ेंगे। अगर नहीं देखा है तो पार्ट ए पहले मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट बी से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं महाद्वीपों के विस्तारीकरण के बाद कितने महाद्वीप अस्तित्व में आए। तो हमें सबको पता है कि महाद्वीपों की कुल संख्या है 7। और इन 7 महाद्वीपों की अगर हम चर्चा करें, पहले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अगर तीसरे महाद्वीप की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। और चौथा है कॉन्टिनेंट, चौथा आपका साउथ अमेरिका। पांचवें की अगर बात करें तो पांचवा आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठवें महाद्वीप की अगर बात करें तो छठवां महाद्वीप आता है यूरोप। और सातवें महाद्वीप की ओर आपके बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए, प्रश्न यहाँ से ही बन करके उभर के आते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कौन सा है या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, ये तो एक बहुत छोटा प्रश्न हो गया। अब ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाते एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। आपको क्रम जरूर याद रखना है कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो बात हो गई हमारी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नहीं अगर पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आराम से लिख लीजिएगा इस चीज़ को। अब हम समझते हैं आगे जनसंख्या के विस्तार के ऊपर कि जनसंख्या के विस्तार के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पहले स्थान पर आते हैं, तो सबसे पहला चाइना और भारत के बारे में हम सब जानते हैं, एशिया में ही है और दुनिया के टॉप 2 ऐसे कंट्री जो जनसंख्या के मामले शीर्ष पर हैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है एशिया ही होगा। दूसरे नंबर पर अगर एशिया के बाद देखें अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महत्वपूर्ण महाद्वीप है जो कि माना जाता है कि एक आशा का महाद्वीप है। जब पूरी पृथ्वी पे जितने भी महाद्वीप हैं सारी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, एक नई किरण के रूप में उभरेगा अफ्रीका महाद्वीप। इसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं, अफ्रीका हो गया। तीसरा महाद्वीप अगर बात करते हैं, तीसरा महाद्वीप बड़ा है सबसे जनसंख्या में, यूरोप। चौथा महाद्वीप की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका। पांचवें की बात करते हैं साउथ अमेरिका। और छठवें की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर आता है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सातवें नंबर पर इसलिए आता है, अंटार्कटिका पहली बात तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से रखा ही नहीं जाता है सातवें स्थान पर, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर जनसंख्या शून्य के बराबर मानी जाती है। वहाँ पर मात्र अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उन्हीं से ही काम होता है। बाकी अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो ना के बराबर जनसंख्या है। तो इतनी बात भी आप याद रखिएगा कि ये जनसंख्या के आधार पर विस्तार हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका के बारे में ही। सबसे पहला महाद्वीप गोंडवाना लैंड के अधीन अंटार्कटिका महाद्वीप। तो पहले हम अवस्थिति सबकी देख लेते हैं कि महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये आपका सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया, ये आपका यूरोप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा, ये आपका साउथ अमेरिका पूरा, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अगर अंटार्कटिका आप देख रहे हैं तो ये पृथ्वी के टोटल साउथ पोल पर स्थित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। तो इस महाद्वीप को स्टार्ट करने से पहले मैं साउथ पोल के बारे में समझ लेता हूँ। जब अंटार्कटिका खोजा गया होगा तो सबसे पहले कोई व्यक्ति साउथ पोल पे ही गया होगा ना, तभी तो पता चला होगा कि यहाँ पर कोई एक अंटार्कटिका नाम का क्षेत्र भी विस्तारित करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं साउथ पोल के बारे में। साउथ पोल पर सबसे पहले व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं एमंडसेन जी। एमंडसेन जी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, एमंडसन या एमंडसेन जी पहले ऐसे व्यक्ति माने गए जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंडसेन जी थे, जिन्हें ही दक्षिणी ध्रुव का खोजकर्ता भी माना जाता है। अब कोई ऐसा भारतीय भी होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर गया होगा तो जी बिल्कुल, डॉक्टर गिरिराज शिरोही जी। डॉक्टर गिरिराज शिरोही, डॉक्टर गिरिराज शिरोही जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। तो अगर आपसे कल को पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव के खोजकर्ता कौन थे, तो एमंडसेन जी जो सबसे पहले पहुंचे। बतौर भारतीय सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के भाग पर ही अंटार्कटिका पूर्णतः स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर। अब मैं बात करता हूँ अंटार्कटिका के बारे में। तो
तो अंटार्कटिका के बारे में बात करना प्रारंभ करूं उससे पहले समझ लेते हैं अंटार्कटिका के खोजकर्ता के बारे में। अंटार्कटिका अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और सबसे अंतिम जनसंख्या के दृष्टिकोण से महाद्वीप है। ठीक है। अंटार्कटिका की खोज करता है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। तो क्रमवार लिखते चले, इसमें आपको कोई भ्रम ना हो। खोजकर्ता के रूप में कैप्टन कुक को जाना जाता है और सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे फेबियन वेलिंग शॉसन। तो उनके नाम मैं लिखे दे रहा हूं, फेबियन वेलिंग शॉसन। ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जो कि इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर कदम रखा और अंटार्कटिका की खोज करता है कैप्टन कुक। ये मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दिया था इस चीज़ को लेकर के। तो अभी मैं अंटार्कटिका की खोजकर्ता की बात कर रहा हूँ। तो कैप्टन कुक ने अंटार्कटिका की खोज करी और फेबियन वेलिंग शॉसन ने सबसे पहली बार वहाँ पर कदम रखा। इतनी बात क्लियर। तो अभी भारतीय कौन पहुंचा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहली बार? अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले भारतीय पहुंचने का श्रेय जाता है रामचरण जी को। रामचरण जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर कदम रखा। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि अंटार्कटिका की खोज करता कैप्टन कुक ने की, फेबियन वेलिंग शॉसन पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हुए और सबसे पहले भारतीय अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले व्यक्ति हुए रामचरण जी, जो 1960 में पहुंचे। इतनी बात क्लियर। इतनी बात क्लियर होने के बाद हम महाद्वीप के बारे में और कुछ जानकारियां हैं, जैसे समझ लेते हैं। ये ऐसा एक महाद्वीप है जो पूर्णतः बर्फ से घिरा महाद्वीप है, इसलिए इसका जो तापमान रहता है, न्यूनतम तापमान -95 डिग्री रहता है, यानी कि -95 डिग्री टेम्परेचर इसका यहाँ तक चला जाता है। तो समझ सकते हैं कितना ठंडा होगा। दूसरी चीज आपको एक बात और याद रखना है, कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि साउथ पोल पर स्थित है। ठीक है। इस महाद्वीप के कुछ नाम हैं जो कि जाने जाते हैं, जो आपके ऑप्शन में खूब पूछ लेते हैं। जैसे कि आपका इसका नाम है श्वेत महाद्वीप। पहला, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तब आप इसे ही बताएंगे। गतिशील महाद्वीप, गतिशील इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो धुरी पर जब घूर्णन करती है तो ऐसा माना जाता है कि यह महाद्वीप भी घूर्णन करता है, तो गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, इसे विज्ञान को समर्पित भी माना जाता है, क्योंकि जो अन्य जो राज निकलेंगे पृथ्वी के बारे में वो भी यहीं से निकलेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मन है, तो इसलिए मत है। तो विज्ञान का महाद्वीप भी इसे कहा जाते हैं, या विज्ञान आधारित या विज्ञान को समर्पित। अंतिम चीज, आशा का महाद्वीप। आशा का महाद्वीप भी इसे नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से भविष्य का महाद्वीप माना जाता है किसे, अफ्रीका महाद्वीप को, इसी तरीके से आशा का महाद्वीप इसे माना जाता है। तो ये चार नाम के अतिरिक्त एक नाम इसमें और आप ऐड कर लीजिएगा, निर्जन महाद्वीप। कि निर्जन महाद्वीप के नाम से किसे जाना, निर्जन मतलब कोई जन का निवास नहीं जहाँ पर है। तो ये इतने नाम आपको याद रखने हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप के इतने तो नाम हैं। ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्वेत महाद्वीप कौन है, गतिशील महाद्वीप कौन है, विज्ञान का महाद्वीप कौन है, या विज्ञान समर्पित महाद्वीप कौन है, आशा का महाद्वीप कौन है, या निर्जन महाद्वीप कौन है। तो आप सभी बताएंगे कि ये बात अंटार्कटिका महाद्वीप की चल रही है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में इतने नामों से जाना जाता है। भी क्लियर। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं चीज़ों को। आगे अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए, इस ग्राफ से आप ज़्यादा क्लियर समझेंगे। ये अंटार्कटिका का ही महाद्वीप का एक पूरा ग्राफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये, जैसे कि ये जो हिस्सा है ये क्वींसलैंड का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। ये सॉरी क्वींस मोड का। तो ये क्वींस मोड एक पहाड़ी है। पहाड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि माना जाता है क्वींस मोड एक ऐसी पहाड़ी है जो दोनों छोर को, यानी कि महाद्वीप के बीचों बाच से है और बीचों बाच से होने के कारण महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला क्वीन मोड है। कौन सी है? क्वीन मोड। क्वीन मोड। और क्वीन मोड के ही अंतर्गत यहाँ की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। विंसन मैसिफ ये आपकी रही, विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की, जैसे विश्व की हम लोग कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट, तो इस तरीके से एशिया की भी तो हो गई ना माउंट एवरेस्ट। इसीलिए विंसन मैसिफ जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4897 मीटर है। यह भी किसके अधीन आती है? तो ये पर्वत श्रृंखला मैंने कौन सी बताई सबसे, पर्वत श्रृंखला क्वींस मोड, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों से विभाजित भी करती है। और विंसन मैसिफ इसी क्वींस मोड पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत
स्थित है। तो इतनी बात आपको पर्वत श्रृंखला से यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पर सामने आप देखिएगा, एक हिस्सा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा मैं ग्राफ में दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका सबसे प्रमुख ज्वालामुखी है, जिसे माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस या फिर माउंट एयरबस, माउंट एयरबस ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, जो कि इसी भूभाग में स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं महाद्वीप के, मैं उनको सबको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये महाद्वीप आपका ज्वालामुखी वाला हिस्सा हो गया, या अन्य भी फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे यहाँ से, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये तो बात हो गई हमारे सबसे आपकी सक्रिय ज्वालामुखी की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो आपको एक हिस्सा दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसे एक खासियत है इस महाद्वीप की, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसलिए मैं खासियत गिना रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पॉलमर जो समूह है, अगर मैं कह सकता हूँ कि पॉलमर प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मैंने फिर से बात, जैसे मैंने भारत की डिस्कस किया था कि जिसका एक हिस्सा भूमि से मिलता है और तीनों हिस्सा किससे मिलते हैं, जल से। तो ये प्रायद्वीप, पॉलमर प्रायद्वीप इसका एक हिस्सा है जिस पर बर्फ नहीं होती है, जिस पर बर्फ कम पाई जाती है, बर्फ की मात्रा यहाँ पर घट जाती है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा हिस्सा जहां पर बर्फ नहीं पाई जाती है या बिल्कुल अल्प मात्रा में पाई जाती है, तो वो है पोलमर प्रायद्वीप। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पोलमर प्रायद्वीप किस महाद्वीप का एक हिस्सा है, तो आप बताएंगे अंटार्कटिका का एक हिस्सा है जहां पर बर्फ नहीं पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ की एक और आपको घटनाक्रम याद रखना है, ये आपको दिख रहा होगा रॉस सी, रॉस सी। रॉस सी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि रॉस सी एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक कह सकता हूं जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक रूप से जीवों की अन्य अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जैव विविधता की सर्वाधिक श्रेणियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है लाइकेन। इसी क्षेत्र में यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है लाइकेन। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि रॉस सागर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधताओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर एक प्रमुख घास जो कि लाइकेन घास पाई जाती है। इस महाद्वीप की मैं अन्य अगर फैक्ट की बात करूँ तो ये महाद्वीप जो आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में, इस महाद्वीप की एक खासियत और है, यहाँ पर पेंगुइन नाम का पक्षी पाई जाता है। तो पेंगुइन आप लोगों ने सबने देखा है कि पेंगुइन उड़ नहीं सकता है, तो पेंगुइन नाम का जो पक्षी है वो यहीं पाया जाता है। अन्य एक पक्षी एक दो हैं जैसे कि अल्बार्ट रोस, अल्बार्ट रोस, ये पक्षी भी यहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक पक्षी और है पेट्रल, पेट्रल नाम का पक्षी भी यहीं पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। पेंगुइन सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक रूप से पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ठीक है, यहाँ की प्रचलित अगर मैं पवन की बात करूं तो सबसे प्रचलित पवन यहाँ की है ब्लिज्ड या ब्लिजर्ड, जिस तरीके से भी आप समझना चाहें, ब्लिजर्ड नाम से इस पवन को जाना जाता है। तो इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने क्या क्या बताया मैं आपको दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि क्वींस मोड नाम की पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और इसी पर्वत श्रृंखला पर अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ 4897 मीटर ऊंची स्थित है। दूसरी चीज़ मैंने पोलमर महाद्वीप प्रायद्वीप के बारे में बताया। पोलमर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर बर्फ नहीं या अल्प मात्रा में पाई जाती है। दूसरा मैंने बताया आपको रॉस सी सागर, यहाँ पर जैव विविधताओं की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, और यहाँ पर ये घास पाई जाती है जो कि लाइकेन नाम की घास है। मैंने आपको ये भी बताया कि सबसे प्रमुख जो घास है यहाँ की लाइकेन घास है। यहाँ की सबसे प्रमुख पवन की बात करूँ या ठंडी पवन, जाहिर सी बात ठंडा प्रदेश तो ठंडी पवन चलेगी, वो कहलाती है ब्लिजर्ड। दूसरी चीज़ पेंगुइन पक्षी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद ही रखनी है, इसमें से कतई भूलने वाली कोई चीज़ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको और बताता हूँ जो सर्वाधिक आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इनके लिए मैं आपको ये ऊपर वाला ग्राफ दिखाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के अलावा अन्य स्थित नहीं है। ये जितने भी आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब रिसर्च सेंटर हैं जो कि भिन्न भिन्न देशों के काम करने वाले सेंटर के रूप में है, जो काम करते हैं, भिन्न भिन्न देश या एजेंसियां वहाँ से काम लेती हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के यहाँ पर आपको एक तो मैत्री हो गया, दूसरा भारतीय हो गया और तीसरा दक्षिण गंगोत्री। ये कुल 3 ऐसे हैं रिसर्च सेंटर जो कि भारत द्वारा वहाँ पर स्थापित किए गए थे
सबसे पहले की मैं बात करता हूँ, सबसे पहला है दक्षिण गंगोत्री। कब स्थापित हुआ? तो 1984 में स्थापित हुआ दक्षिण गंगोत्री। दूसरा स्थापित होता है मैत्री। मैत्री की अगर मैं स्थापना वर्ष की बात करता हूँ तो मैत्री की स्थापना हुई थी 1987, यानी कि 84 से 3 साल बाद। तीसरा स्थापित होता है भारती। भारती स्थापित होता है सबसे अंत में 2012 में। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं कि अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से स्थित हैं। तो अंटार्कटिका में भारत के जो स्थित क्षेत्र हैं वो है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो टोटल 3 है, मैंने तीनों आपको वर्ष के रूप में बता भी दिया है कि 1987 में ये, 1984 में ये, 2012 में अंतरिम भारती। तो ये तीनों रिसर्च सेंटर हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे कहाँ और किस किस जगह पर स्थित है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं बाई ग्राफ के माध्यम से। बाकी आपको ये ना सोचने की आवश्यकता है कि केवल भारत के ही हैं, बहुत सारे लोगों के, जैसे कि वोस्तोक रसिया का हो गया, बहुत सारे सबके अलग अलग स्थापित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है। फिर से मैं नीचे आता हूँ, फिर से मैं एक बार आपको दोहरा के एक चीज़ कुछ और बता दे रहा हूँ, कुछ फैक्ट। ये आपको सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है। रॉस सी के आसपास का क्षेत्र क्यों पूछा जाता है मैं बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र होने के कारण या जैव विविधता होने के कारण। दूसरी चीज, इसे 2016 में समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया था, यानी कि पूरा सिक्योर जोन है वहाँ पर। जैसे कि अन्य आप आपराधिक घटनाओं का अंजाम नहीं दे सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई भी क्षति नहीं पहुँचा सकते उस क्षेत्र को, क्योंकि वो एक तरीके से रजिस्टर्ड चीज़ है। वहाँ पर आप ये सारी घटनाक्रम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि रॉस सी कहाँ का हिस्सा, ये पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट हैं जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है। तो आपको मैं लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय अंटार्कटिका, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो अध्ययन केंद्र भारत में स्थित है, गोवा में। ठीक है, कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है, तो आप गोवा बताइएगा। दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा पूछी भी जा सकती है आपसे, ये जो इस महाद्वीप के ऊपर एक 1991 में एक संधि होती है, 1991 में एक पैक्ट साइन होता है कि इस महाद्वीप का प्रयोग केवल पीस के लिए करेंगे, केवल शांति के लिए करेंगे। इस महाद्वीप का प्रयोग कोई अन्य कारणों के लिए नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं लगा सकते जा करके। केवल 1991 के तहत एक संधि हुई है जो कि शांति के उद्देश्य से ही इस महाद्वीप का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज, सबसे पहले 1985 में, 1985 में सबसे पहले ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता यहीं लगा था। ओजोन छिद्र का, यानी कि O3, ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता इसी क्षेत्र में चला था 1985 में। ओजोन छिद्र मैं बता दूं मोटाई में मापी जाती है, और मोटाई जो मापी जाती है उसकी यूनिट या इकाई होती है डॉप्सन। ठीक है, अब ये काम क्या करती है तो इस सब आप जानते हैं कि ओजोन जो परत होती है वो क्या काम करती है, धरती तक अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो नहीं आने देती है, यानी कि वनस्पतियाँ जिससे सुरक्षित रहती हैं या मानव जगत सुरक्षित रहता है। अगर ये ना होती तो पृथ्वी की तक सीधी किरणें आती और लोग झुलस जाते, वनस्पति झुलस जाती। तो ओजोन इसका काम करती है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, या ओजोन परत काम करती है। और सबसे पहले यहीं पर ही खोजी गई थी 1985 में ओजोन परत, जिसे मापा जाता है, जिसकी मोटाई होती है। मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वजन के लिए किलोग्राम मापते हैं, उसी तरीके से डॉप्सन यूनिट जो है वो ओजोन की मोटाई मापते हैं, उसी में एक यूनिट है, एक इकाई है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट जो भी था ये था आपके आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ चीज़ें। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ इसी चैनल के साथ। नमस्कार।